जय माँ भारती। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रेसिडेंट के क्वालिफ़िकेशन को लेके कि अगर कोई प्रेसिडेंट बनते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा जो हमारा कंडीशन है वो है 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल के या उनसे ज़्यादा एज होना चाहिए। तीसरा जो हमारा कंडीशन है, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इफ़ इट होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि अगर वो कोई पद पे हैं, उनसे अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है वो है प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो लोकसभा मेंबर या राज्यसभा मेंबर नहीं होना चाहिए। पहले वो हो सकते हैं, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो उन समय उन्हें रिज़ाइन देना होगा, तभी वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट हमारा जो लाइन है वो हमारा हेड ऑफ स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया माना जाता है प्रेसिडेंट को। पहले हेड माना जाता है उन्हें भारत के। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द नेशन। पहले व्यक्ति होते हैं ये देश के प्रेसिडेंट जो होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो है हमारा सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज। तो प्रेसिडेंट जो होती हैं वो कमांडर होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के। इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आते हैं हमारा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट लाइन हमारा है द्रौपदी मुर्मू जी अभी हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो कि 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद इंडायरेक्टली इलेक्शन elected by an electoral college comprising both houses of the parliament, the legislative assembly of each of India's states, union territories। यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है, वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या राज्यसभा मेंबर या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या स्टेट के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या टेरिटरीज़ के जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं, वही कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट को वोट। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है, अंडर आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर्स। यानी कि प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर के थ्रू जो भी लॉ बनते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इस चीज़ को देखना प्रेसिडेंट का काम है। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है, प्रेसिडेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विच आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि वही बात हो गई कि अगर कोई कानून लेजिस्लेटिव के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी कानून बनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, ये चीज़ देखना प्रेसिडेंट का काम है। और क्योंकि प्रेसिडेंट का सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे पहला पद माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो उन्हें फर्स्ट डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि वो चीज़ देखना काम है उनका कि कोई भी अगर कानून देश में बन रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, देश हित में है कि नहीं है। नेक्स्ट लाइन जो है हमारा, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग न्यू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 के अनुसार प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे पहले, अगर कोई नया स्टेट बन रहा है या उस स्टेट की नई टेरिटरी डिसाइड हो रही है या बाउंड्री डिसाइड हो रही है, तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के थ्रू ही होगा। उसके बाद हम देखेंगे द प्रेसिडेंट पावर टू असेंट टू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट विथ होल्ड और सेंड इट टू रिकन्सिडरेशन एक्सेप्ट मनी बिल। तो प्रेसिडेंट का ये पावर है कि जो भी बिल पास होते हैं तो उन पे उनका सिग्नेचर होना ज़रूरी है, लेकिन वो कोई भी बिल को अगर उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो उसे होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, या उसे फिर रिकन्सिडरेशन यानी कि वापस भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल को छोड़ के, और सारे बिल के साथ ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है, सर्टेन बिल्स अफेक्टिंग द टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 274। तो कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि टैक्सेशन को लेके हो, तो उनमें अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो उसमें स्टेट्स अपना खुद डिसीजन नहीं लेगा, उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। ये आर्टिकल 274 के
अनुसार, जो कि टैक्सेशन जो अहम मुद्दा होगा, तो उसमें स्टेट्स अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारा है वो द प्रेसिडेंट इज असिस्टेड एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड अंडर आर्टिकल 74(1) के तहत प्रेसिडेंट इज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई प्रेसिडेंट अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो खुद नहीं ले सकते हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस लेना होगा। ये 74(1) के तहत है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेक एंड बैलेंस का ये रूल है। ये ऐसा बनाया गया है कि कोई अपना कोई इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं ले जो कि मे बी अगर आगे चल के वो डिसीजन में ना हो, इसलिए सभी का एडवाइस लेना जरूरी है। ये बैलेंस चेक एंड बैलेंस के अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लाइन है अंडर आर्टिकल 74(2) के तहत नो कोर्ट कैन इन्वेस्टिगेट एनी एडवाइस गिवन बाय द मिनिस्टर्स। तो कोई भी कोर्ट उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी एडवाइस दिया गया मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट को, तो उस पर कोई कोर्ट का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 742 के तहत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिस मैंडेट्स द प्राइम मिनिस्टर टू अकाउंटेबल टुवर्ड्स द प्रेसिडेंट इफ एनी डिसीजन टेकन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78C या 78 के तहत। तो अब यहाँ पे बात आ गई कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो प्रेसिडेंट के रिकमेंड से ही, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि आखिर क्या ये लोग कानून बना रहे हैं। अगर कोई नया कानून बना रहा है तो ये कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस। एक में हम देखें कि प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल थे जो प्राइम मिनिस्टर के प्रति है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू, उन्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बतलाना प्रेसिडेंट को कोई भी डिसीजन लेना है तो, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर कोई कानून बनता है तो प्रेसिडेंट को बताना जरूरी है। ये आर्टिकल 70C के तहत या 70 के तहत या 78 के तहत। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है अंडर आर्टिकल 108 के तहत द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो दोनों जो लोकसभा या राज्यसभा हाउसेस होते हैं उसे प्रेसिडेंट एक साथ मीटिंग के लिए बुला सकते हैं। तो ये जॉइंट सेशन जिसे कहा जाता है, जो आर्टिकल 108 के तहत होता है। द प्रेसिडेंट असेंट टू बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल 111 के तहत यानी 111 के तहत होता है कि जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से तो उस पर प्रेसिडेंट का असेंट होना जरूरी है, यानी सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट के थ्रू होके ही वो बिल कंफर्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट राइट्स टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द पार्लियामेंट। ये हमारा प्रेसिडेंट राइट्स टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट का ये भी काम है कि वो अगर नए सेशन का पार्लियामेंट्स आते हैं तो उसे वो एड्रेस करें या अपने तरफ से मैसेज जो देश को देना चाहते हैं वो पार्लियामेंट में देते हैं। तो ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 123 के तहत द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस। तो अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है तो ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई भी कानून पास कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123 के तहत। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है अंडर आर्टिकल 143 इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू सीक द कोर्ट्स ओपिनियन। तो अंडर आर्टिकल 143 के तहत कि अगर कोई कोर्ट कोई ओपिनियन देते हैं तो प्रेसिडेंट उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये पावर है प्रेसिडेंट का। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विच आर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट और इन द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 53 के तहत ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विच इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आर्टिकल 53 के तहत जो कि ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि जो एग्जीक्यूटिव का जो भी डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये पावर है प्रेसिडेंट का। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 160 के तहत इट अलाउज द प्रेसिडेंट टू एड्रेस सिचुएशन वेयर अ गवर्नर इज अनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज।
तो अगर कोई गवर्नर अपना काम सही रूप से नहीं कर रहा है तो ये प्रेसिडेंट का काम है कि उस सिचुएशन को बताएं और वहाँ पे उस सिचुएशन को संभालें। ये आर्टिकल 160 के तहत है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लाइन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जजेस को भी एडवाइस ऑफ द चीफ जस्टिस। जो भी हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके एडवाइस पर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को वो अपॉइंट करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद एम्बेसडर को भी अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, लेकिन वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो लिस्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। उसके बाद CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या जो भी उनमें अदर मेंबर्स होते हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। उसके बाद अदर मेंबर्स ऑफ द UPSC, IAS IPS, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। उसके बाद और जो भी ग्रुप A के जो भी सर्विसेज के जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। नेक्स्ट लाइन जो हमारा, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो 12 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं राज्यसभा में, ये हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारा आर्टिकल 156, द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो गवर्नर को डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो हमारा है, फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। तो फाइनेंशियल बिल को हम ला सकते हैं पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के अनुसार ही लाएंगे। विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट वी कैन नॉट ब्रिंग द बिल ऑफ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, प्रेसिडेंट कैन टेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड। तो प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड जो कि एक रिजर्व सेट असाइड बाय गवर्नमेंट टू एड्रेस अनएक्सेप्टेड एक्सपेंसेस। तो कुछ रिजर्व के रूप में गवर्नमेंट के पास ये पैसे होते हैं जो कि प्रेसिडेंट इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसा सिचुएशन आने पे, ज़रूरत पड़ने पे। ये पावर्स है प्रेसिडेंट के। उसके बाद ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भी समझौते होते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के सुझाव से ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, प्रेसिडेंट ऑल्सो सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स द ऑफिसर्स फ्रॉम द IFS। तो जो भी डिप्लोमेट्स बाहर से आते हैं तो उन्हें रिसीव करना या भेजना ये प्रेसिडेंट का काम है। बिकॉज एज वी नो कि प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कहा जाता है। तो कोई भी अगर अदर कंट्री के लोग आते हैं तो उनको रिसीव करना या भेजना ये प्रेसिडेंट का काम है, ड्यूटी भी है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो हमारा, द प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर्स अंडर आर्टिकल 72। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कोई किसी को भी गिल्टी है अगर कोई तो उसे क्षमा कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल के? तो आर्टिकल 72 के तहत वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं। डेथ पेनाल्टी है उसे भी पोस्टपोन किया जा सकता है, उसे भी पार्डन किया जा सकता है, ये प्रेसिडेंट का पावर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। नेशनल जो कि आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत। उसके बाद स्टेट इमरजेंसी भी होता है 356 के तहत, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होता है जो कि आर्टिकल 360 के तहत होता है। तो ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ये पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के। अभी तक जो नेशनल इमरजेंसी वो 3 ही बार हुआ है, जो कि 1962 में यानी 1962 में, 1971 और 1975 में 3 ही बार हुआ है देश में। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लाइन है, द प्रेसिडेंट इज चूजन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ MP एंड MLAs। ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को चुना जाता है MPs और MLA के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो उनके सामने प्रेसिडेंट को ओथ लेना होता है, यानी शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा लाइन है, राष्ट्रपति भवन इज द प्रेसिडेंट ऑफिशियल रेसिडेंस। तो
प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है वो राष्ट्रपति भवन होता है, वहाँ पे वो रहते हैं। सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ 5 lakhs। तो प्रेसिडेंट का जो सैलरी है वो 5 lakhs है। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द 2/3। मतलब प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस होते हैं, उसके थ्रू वो हटा सकते हैं, लेकिन उसमें मेजोरिटी 2/3 चाहिए ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट में स्टार्ट फ्रॉम बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस से स्टार्ट होते हैं। इसमें ये होता है कि एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस साइन करेंगे, साइंड बाय द एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। तो पहले सिग्नेचर किया जाता है कि आखिर प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके लिए 1/4 यानी 1/4 लोग साइन करते हैं उस पर, और उसे 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को बताया जाता है, यानी दिस नोटिस सेंट 14 days बिफोर कि आपको हम हटा रहे हैं, यानी कि इम्पीचमेंट लग रहा है, ये बताना होता है। उसके बाद 14 दिन बाद उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा है अंडर आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन। आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट पे कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो पद पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर अंडर आर्टिकल 56 के तहत द प्रेसिडेंट हैंड ओवर रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन लेटर वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। धन्यवाद।